अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशल वर्क की यूके में हिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड में सोशल वर्क की हिस्ट्री देखें तो अर्ली पीरियड में सोशल वर्क का कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था। उस वक्त अगर कोई शख्स गरीब होता था, बीमार या बुज़ुर्ग या बेघर होता था, तो उसकी मदद ज़्यादातर चर्च, फैमिलीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर कर दिया करती थी। उस टाइम पे वेलफेयर के कामों में चर्च का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। चर्च और मोनेस्ट्रीज़ वो ज़्यादातर ज़रूरतमंदों की या गरीब लोगों की मदद कर दिया करते थे। उनको खाना देना, रिहाइश प्रोवाइड करना या उनकी जो भी बेसिक ज़रूरियात होती थी वो चर्च पूरी कर दिया करता था। लेकिन उस वक्त सोशल वर्क एक प्रोफेशन नहीं था। लोग बस अपनी रिलीजियस ड्यूटी और काइंडनेस की वजह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करते थे। यानी सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन आने से पहले रिलीजन मोटिवेशन था सोशल वर्क की, यानी चैरिटी अप्रोच थी। लोग काइंडनेस और रिलीजन की बेसिस पर गरीब और जो मजबूर लोग थे उनकी मदद कर दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसको हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ मोनेस्ट्रीज़, जो कि 1536 से 1541 के दरमियान हुआ। ये किंग हेनरी 8 के दौरे हुकूमत में हुआ था। इस वक्त चर्च और मोनेस्ट्रीज़ के सिस्टम पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। ठीक है, कुछ चर्च लीडर्स करप्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी होना शुरू हो गए थे। साथ इंग्लैंड में पॉवर्टी और बेगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। यानी लोगों को जब हेल्प ऐसे फ्री में मिल जाती थी तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, जिससे जो है वो बेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। इस सिचुएशन में किंग हेनरी 8 ने बहुत सी मोनेस्ट्रीज़ को बंद करवा दिया। लेकिन मोनेस्ट्रीज़ बंद होने के बाद एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती थी उसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ये, तो वो भी कम हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सिर्फ चर्च या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को भी इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लेना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट का रोल ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और आगे चल के यही सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन डेवलप करने में ये चीज़ हेल्पफुल साबित हुई थी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट ने 1350 से 1530 के दरमियान काफ़ी सारे लॉज पास किए थे जिसको हम स्टैचू ऑफ लेबर कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये लॉज जो थे वो पुअर लोगों को काम करने के लिए फोर्स करते थे ताकि बेगरी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि लोग जो हैं वो मदद करते थे काइंडनेस और रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे, लेकिन उससे बेगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने मांगना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, पॉवर्टी बढ़ गई। और इस सिचुएशन में किंग हेनरी 8 ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो मोनेस्ट्रीज़ थे उनको डिसॉल्व कर दिया और सोचा गया कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पुअर लोगों की। नेक्स्ट है एलिज़ाबेथन पुअर लॉ, जिसको हम 43 एलिज़ाबेथ भी बोलते हैं, और ये 1601 में पास हुआ था। अब 1601 में क्वीन एलिज़ाबेथ 1 के टाइम पर गवर्नमेंट ने पुअर पीपल की प्रॉब्लम को प्रॉपरली डील करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम एलिज़ाबेथन पुअर लॉ कहते हैं। इससे पहले इंग्लैंड में हमने जैसे बात की कि गरीब लोगों की मदद ज़्यादातर चर्च और चैरिटी के थ्रू हो रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हर लोकल एरिया को अपने पुअर पीपल यानी जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। इसलिए लोकल पैरिश यानी एक लोकल कम्युनिटी या लोकल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि जो आपके एरिया में गरीब लोग हैं उनकी टेक केयर आपने करनी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उन गरीब लोगों की हेल्प के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए जो है वो लोकल कम्युनिटी के लोगों से एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था जिसे पुअर रेट कहा गया। इन टैक्स के पैसों से वो अपने एरिया के पुअर और जो नीडी लोग थे उनको हेल्प प्रोवाइड करते थे। अच्छा, इसके अलावा इस लॉ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था गरीब लोगों को। सबसे पहले थे एबल बॉडीड पुअर, यानी कि वो लोग जो काम करने के काबिल थे, फिज़िकली फिट थे और वो काम करते नहीं थे। इसके बाद थे इम्पोर्टेंट पुअर, इसमें वो लोग आ जाते हैं जो हेल्पलेस थे, जैसे बुज़ुर्ग हो गए, बीमार हो गए, माजूर लोग हो गए। ठीक है, और थर्ड था पुअर चिल्ड्रन, यानी कि जो डिपेंडेंट बच्चे थे। पहली कैटेगरी एबल बॉडीड की, वो लोग जो हेल्दी थे और काम कर सकते थे, इसलिए उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो काम करें और अपना गुजारा खुद करने की कोशिश करें। जो दूसरी कैटेगरी थी इम्पोर्टेंट पुअर की, इन लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हेल्प दी जाती थी। तीसरी कैटेगरी पुअर चिल्ड्रन की थी, गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की यहाँ पे टेक केयर की जाती थी और उन्हें मोस्टली स्किल वगैरह सिखाई जाती थी ताकि वो फ्यूचर में अपना गुजारा खुद करने के काबिल हो जाएँ। अच्छा, जो गरीब लोग थे उनको हेल्प देने के भी डिफरेंट तरीके थे। जो लोग अपने
घर में रहकर हेल्प ले सकते थे, उन्हें आउटडोर रिलीफ दी जाती थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें घर के अंदर ही जो है वो फाइनेंशियल या अदर असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती थी। और जो लोग होमलेस थे या जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, उन्हें इंडोर रिलीफ दी जाती थी, इसलिए उन्हें आर्म हाउसेस में रखा जाता था। ये एक ऐसी रेजिडेंशियल प्लेस होती है जहाँ पुअर, एल्डरली या नीडी पीपल को रहने की जगह दी जाए और उनकी टेक केयर की जाए। इस लॉ में फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की गई कि अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन वो थोड़ा बहुत कमा रहा है तो उस पर जो है अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी फैमिली, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनकी वो टेक केयर करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। तो ओवरऑल ये जो लॉ है इसने पुअर रिलीफ को चैरिटी से निकाल के एक प्रॉपर लीगल और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना दिया था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब एलिज़ाबेथन पुअर लॉ के बाद चीज़ें कुछ बेहतर होने लग गई थी। लोकल पैरिशेस को उनके एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी और उन लोगों की मदद भी की जा रही थी। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फैक्ट्रीज तेज़ी से डेवलप होने लग गई थी। लोग विलेजेस और रूरल एरिया से निकल के सिटीज़ की तरफ मूव करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिटीज़ में ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं तो उन्हें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन जब इतने ज़्यादा लोग सिटीज़ में आके रहना शुरू हो गए तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं थी, ओवर क्राउडिंग होना स्टार्ट हो गई, पुअर हाउसिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। इसके अलावा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाया जाता था, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम भी आ गया, डिजीज़ फैल रही थी, बीमारियाँ और सुसाइड रेट बढ़ा था, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये हुई कि 1601 का जो एलिज़ाबेथन पुअर लॉ था वो इन न्यू प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि 1601 में सिचुएशन कुछ और थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी थी और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पुअर लोगों को रिलीफ देना इनफ नहीं है। अगर पॉवर्टी और दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स को कम करना है तो इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉजेज़ पर भी काम करना होगा। इसके लिए सोशल रिफॉर्म्स और ऑर्गेनाइज्ड सोशल वेलफेयर सर्विसेज की ज़रूरत महसूस की गई थी तब। अब यहीं से सोशल वेलफेयर और मॉडर्न सोशल वर्क की डेवलपमेंट की नीड ज़्यादा महसूस की गई थी। नेक्स्ट है पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब इंग्लैंड में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो स्टेट ने सोचा कि पुराने पुअर लॉ सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की जाएं ताकि जो न्यू प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए हैं उनका सोल्यूशन निकल सके। इस मकसद के लिए 1832 में एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम रॉयल कमीशन ऑन द पुअर लॉ था। इस कमीशन का काम ये इन्वेस्टिगेट करना था कि जो ओल्ड पुअर लॉ सिस्टम है उसमें क्या ऐसे प्रॉब्लम्स और किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की और अपनी रिकमेंडेशंस दी। इन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर 1834 में पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ये बेसिकली क्या है कि 1601 में जो एक्ट था पुअर लॉ उसमें चेंजेस की गई थी इसमें, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद पुअर रिलीफ सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहले ये कि 1601 वाले पुअर लॉ में ये होता था कि हर पैरिश को अपने एरिया के पुअर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। बाद में जब अमेंडमेंट हुई तो छोटी छोटी पैरिशेस को मिलाकर पुअर लॉ यूनियन बना दी गई। सेकेंड अमेंडमेंट ये थी कि गरीब लोगों को उनके घर पर भी जो है वो हेल्प दे दी जाती थी, जिसे हमने आउटडोर रिलीफ बोला था। तो बाद में अमेंडमेंट की गई और जो एबल बॉडीड पुअर थे जो आउटडोर रिलीफ ले रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वर्क हाउसेज सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अच्छा, इसके अलावा तीसरी अमेंडमेंट ये हुई कि पहले पुअर रिलीफ का सिस्टम लोकल लेवल पर अलग अलग तरीके से मैनेज होता था। अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल पुअर लॉ कमीशन बनाई गई ताकि सिस्टम को सुपरवाइज और कंट्रोल किया जा सके। फोर्थ अमेंडमेंट ये थी कि पहले वर्क हाउसेस का सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बाद में वर्क हाउसेस को ऑर्गेनाइज और एक्सपेंड किया गया। यहाँ पुअर पीपल को रहने और खाने के बदले में काम करना पड़ता था। मज़ीद इस सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ लेस एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये था कि वर्क हाउस की कंडीशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए कि लोग जो काम कर भी सकते हैं वो काम ना करें और रिलीफ लेना प्रेफर करें। यहाँ पर बेसिकली क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेस एलिजिबिलिटी में एबल बॉडीड आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे फर्दर दो टाइप्स थी एबल बॉडीड की। एक थे जो जेन्युइनली पुअर थे, जो हेल्प डिज़र्व करते थे, और एक थे जो लेज़ी पुअर थे, यानी वो काम करने के काबिल थे लेकिन वो काम नहीं करते थे और बस कहते थे कि हमें रिलीफ मिल जाए और हमें काम ना करना पड़े। ज़्यादा जो थी ना इन लोगों की तादाद थी वर्क हाउसेस में। तो ये उस टाइम पे ये था कि जो 1601 में जब लॉ पास हुआ तो गवर्नमेंट पर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
अपर और मिडिल क्लास टैक्स देते थे ताकि गरीब लोगों को फूड या शेल्टर वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो इस अमेंडमेंट का एक पर्पज़ ये भी था कि एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए। तो इस अमेंडमेंट में जेन्युइन पुअर की ही एंट्री की जाती थी हाउसेस में, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि जो लेज़ी पुअर है वो खुद ही ना आए। यानी यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को इंश्योर किया गया था। यहाँ पे एक और बात भी कही जाती है कि हार्श ट्रीटमेंट था। हार्श ट्रीटमेंट इस सेंस में था कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, कोई फैंसी फूड नहीं थी। मतलब जो वाकई मजबूर लोग थे ना, जिनके पास कोई ठिकाना फूड नहीं थी, वही यहाँ पर आते थे। जो लेज़ी पुअर थे, जो कमा कर जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, वो उन्होंने यहाँ पर खुद ही आना छोड़ दिया था। इस तरह की वहाँ पे कंडीशन बना दी गई थी। सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब 1601 का एलिजाबेथन पुअर लॉ नए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफ नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने पहले कमीशन बनाकर पुराने सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करवाई, और फिर उस कमीशन की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर 1834 में पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और पुअर रिलीफ सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट चेंज आया। अच्छा, नेक्स्ट है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869। अब 1834 के पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंग्लैंड में पुअर रिलीफ का सिस्टम तो ऑर्गेनाइज हो गया था, लेकिन पॉवर्टी का प्रॉब्लम अब भी एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा डिफरेंट चैरिटीज़ भी पुअर लोगों की हेल्प कर रही थी, लेकिन उनके दरमियान कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं थी। मसला ये था कि एक ही जो पुअर फैमिली थी वो बार बार डिफरेंट चैरिटीज़ से हेल्प ले लेती थी, जबकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती थी जिनको कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से चैरिटीज़ को पता नहीं होता था कि किस फैमिली को हेल्प दे दी गई है और किस फैमिली को हेल्प नहीं दी गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1869 में लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या COS इसको हम बोलते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन पर्पस जो था वो था कि चैरिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना और कोऑर्डिनेशन करना उनके दरमियान। यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी खुद सिर्फ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि ये इंश्योर करती थी कि चैरिटी प्रॉपरली और जेन्युइनली नीडी लोगों तक पहुँचे। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जो वर्कर्स और वॉलंटियर्स थे, वो किसी पुअर फैमिली को हेल्प देने से पहले उस फैमिली की सिचुएशन को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते थे कि वो फैमिली वाकई डिज़र्विंग है या नहीं। उस फैमिली के घर जाकर देखते थे फैमिली की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉवर्टी की क्या वजह है। इसके अलावा फैमिली में कौन काम कर सकता है और इसे किस टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। इसकी अप्रोच ये थी कि हर पुअर पर्सन या फैमिली को सेम टाइप की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। मतलब पहले उसकी इंडिविजुअल सिचुएशन को समझते थे ये, और फिर उसकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प की जाती थी। इस वजह से COS ने इंडिविजुअल और फैमिली केस वर्क पर फोकस किया। ये अप्रोच बाद में मॉडर्न सोशल केस वर्क की डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि COS जो है वो मॉडर्न सोशल केस वर्क की डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। इसमें जो मेन नाम है जो आपने याद रखना है वो है ऑक्टेविया हिल का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन रही थी। इसमें तरह से COS ने चैरिटी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है सेटलमेंट मूवमेंट एंड टॉइनबी हॉल। अच्छा, ये सेटलमेंट मूवमेंट हो गई, टॉइनबी हॉल और COS, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपने MCQs के लिहाज से भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिससे फर्स्ट टाइम जो है ये लंदन में इस्टेब्लिश की गई थी 1869 में, और यहाँ पे ऑक्टेविया हिल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही थी। चलें हम लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। सेटलमेंट मूवमेंट एंड टॉइनबी हॉल। अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के थ्रू पुअर फैमिलीज़ को जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प की जा रही थी। लेकिन सिटीज़ में प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल या फैमिली लेवल तक लिमिटेड नहीं था। पुअर कम्युनिटीज़ की ओवरऑल लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी। अब इस सिचुएशन में कुछ एजुकेटेड और वेल्दी लोगों ने सोचा कि अगर हम इन कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से उनकी कंडीशन देखना इनफ नहीं है। हमें इन लोगों के बीच में जाकर रहना चाहिए, उनकी डेली लाइफ को एग्जामिन करना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उनके साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी आइडिया से सेटलमेंट मूवमेंट डेवलप हुई। इस मूवमेंट में एजुकेटेड और सोशली प्रिविलेज्ड लोग पुअर कम्युनिटीज़ के एरिया में जाकर रहने लगे। वो वहाँ के लोगों के साथ मिलकर एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए काम करते थे। इस मूवमेंट का सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है टॉइनबी हॉल, जो 1884 में लंदन के ईस्ट एंड में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको आपने याद रखना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नाम हैं जिन्होंने इसको
इस्टेब्लिश किया था। बैरनेट और सैमुअल जो हैं, ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने मिलकर टॉइनबी हॉल को इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर क्या था कि जो एजुकेटेड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे वो टॉइनबी हॉल में रहते थे और जो नियर बाय पुअर कम्युनिटीज़ थी उनके साथ काम करते थे। वहाँ एजुकेशन क्लासेस, लेक्चर्स और डिफरेंट कम्युनिटी एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती थी, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती थी। तो COS और सेटलमेंट मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या था कि COS जो है वो इंडिविजुअल और फैमिली केस वर्क है। वो उनके प्रॉब्लम्स को समझकर उनको पर्सनल लेवल पे उनके प्रॉब्लम्स को समझकर उनको हेल्प प्रोवाइड करती थी। और जो सेटलमेंट मूवमेंट थी वो ओवरऑल कम्युनिटी के वर्क था, ठीक है, यानी कम्युनिटी की वेलबींग को प्रमोट करता था। तो COS का फोकस इंडिविजुअल और फैमिली की प्रॉब्लम पर होता था, यानी केस वर्क, और सेटलमेंट मूवमेंट का फोकस पुअर कम्युनिटीज़ के बीच में रहकर कम्युनिटी वर्क और सोशल रिफॉर्म करने पे था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पुअर लॉ रिपोर्ट 1909। अब 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट तक लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि ओल्ड पुअर लॉ सिस्टम अब मॉडर्न सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं रहा। सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी और इन सबको एक ही पुअर लॉ सिस्टम के थ्रू हैंडल नहीं किया जा रहा था। इसलिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन द पुअर लॉज एंड रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस्टेब्लिश किसने किया था? जॉर्ज ने, ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। 1909 में कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई। मेंबर्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट की वजह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिपोर्ट यानी दो रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट का मेन आइडिया ये था कि डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए, ना कि हर प्रॉब्लम को एक ही पुअर लॉ के थ्रू जब वो सॉल्व किया जा सके। इसलिए इन्होंने क्या बात कही थी कि डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी। अब इसके दौरान क्या हुआ कि सोशल प्रॉब्लम्स मज़ीद वर्स हो गई। बहुत से लोग वॉर में मर गए थे, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, कुछ डिसेबल हो गए, जिसकी वजह से ओवरऑल फैमिलीज़ को पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ज़्यादा करना पड़ा। अब लोगों को सिर्फ पुअर रिलीफ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज की ज़रूरत महसूस की गई। इस वजह से सोशल वर्क ग्रेजुअली डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपेंड होने लगा था, जैसे चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, फैमिली सर्विसेज, PWDs के लिए या वॉर अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए, ठीक है, सबको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज चाहिए थी। तो ये किसी एक पर्सन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वॉर के बाद क्रिएट होने वाले जो नए सोशल प्रॉब्लम्स थे उनकी वजह से सोशल सर्विसेज जो हैं वो ग्रेजुअली एक्सपेंड होती गई थी। देन नेक्स्ट है बेवरेज रिपोर्ट 1942। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूके में सोशल सर्विसेज का स्कोप ग्रेजुअली बढ़ रहा था, लेकिन 1942 में बेवरेज रिपोर्ट की पब्लिकेशन के बाद सोशल वेलफेयर की हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। ये रिपोर्ट सर विलियम बेवरेज ने प्रिपेयर की थी और इसका ऑफिशियल टाइटल था सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑफिशियल टाइटल आपने याद रखना है, सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। और ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की थी? सर विलियम ने। इस रिपोर्ट में उन्होंने सोसाइटी के 5 मेजर सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें था वांट यानी कि पॉवर्टी, यानी लोगों की जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, गुर्बत बढ़ रही थी, डिजीज़ेज़, पुअर हेल्थ, ठीक है, बीमारियां बढ़ रही थी, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही थी, इग्नोरेंस यानी लैक ऑफ एजुकेशन के अलावा जो है वो स्क्वेलर यानी पुअर हाउसिंग और लिविंग कंडीशंस थी, और आइडलनेस यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को एक कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो लोगों को ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पर प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करे। इस आइडिया को क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर कहा गया, यानी बर्थ से ओल्ड एज तक गवर्नमेंट की वेलफेयर सपोर्ट। इस रिपोर्ट ने मॉडर्न ब्रिटिश वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें अब आपने ये ईयर याद रखना है, सर विलियम का नाम याद रखना है, इसके अलावा ये 5 जाइंट्स, ठीक है, ये याद रखने हैं, 5 मेजर प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और ये क्रेडल टू ग्रेव का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले अगर कोई शख्स बीमार होता था तो उसे ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन NHS के बाद गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर को पब्लिक सर्विस बना दिया था, यानी लोगों को हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में मिल सकता था, चाहे वो उस ट्रीटमेंट के पैसे अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक गरीब और अमीर का फ़र्क था वो ख़त्म हो गया और सबके लिए जो है वो ये फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई। NHS को जो है वो क्लीमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। इसे ऑफिशियली जो है वो बीवान ने लॉन्च किया था, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट है सिबोहम रिपोर्ट 1968। अच्छा, अब 1960s तक
बरतानिया में सोशल सर्विसेज अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड थी। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन के लिए अलग डिपार्टमेंट, ओल्डर पीपल के लिए अलग था, फैमिलीज़ और वल्नरेबल पीपल के लिए अलग सर्विसेज थी। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता था। कभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही टाइप का काम कर रहे होते थे और कभी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भेजा जाता था। तो इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के लिए सिबोहम कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन फ्रेडरिक सिबोहम थे। इस कमेटी की रिपोर्ट 1968 में पब्लिश हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि डिफरेंट सोशल सर्विसेज को अलग अलग रखने की बजाय एक ही यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड सिस्टम में इकट्ठा किया जाए, ठीक है। इससे सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और फैमिलीज़ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हेल्प मिल सकेगी। तो सिंपल वर्ड्स में सिबोहम रिपोर्ट ने सोशल सर्विसेज को डिपार्टमेंट बेस्ड सिस्टम से इंटीग्रेटेड और फैमिली सेंट्रेड सोशल सर्विसेज सिस्टम की तरफ मूव करने की रिकमेंडेशन दी थी। देन नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी सोशल सर्विसेज एक्ट 1970। अब सिबोहम रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद 1970 में लोकल अथॉरिटी सोशल सर्विसेज एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर यूनिफाइड सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए, यानी जो सोशल सर्विसेज पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड थी उन्हें एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंडर लाया गया था। तो सिंपल वर्ड्स में सिबोहम रिपोर्ट ने जो रिकमेंड किया था कि सोशल सर्विसेज को कंबाइन किया जाए, 1970 के एक्ट ने इस रिकमेंडेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया और ये इम्प्लीमेंटेशन यूके में मॉडर्न और प्रोफेशनल सोशल वर्क की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हम जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, वही पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो जब सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इमर्ज नहीं हुआ था तो लोग रिलीजन और ह्यूमैनिटी की बेसिस पर गरीब लोगों की मदद कर देते थे और मेन जो था चर्च था सेंटर जहाँ से लोगों की मदद की जाती थी। अब चर्च के कुछ लीडर्स जो हैं वो करप्ट हो गए और वो ज़्यादा अमीर होते गए और बेगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो लोग काम कर सकते थे उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स इमर्ज होना शुरू हो गए और 1536 से 1541 के दरमियान मोनेस्ट्रीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया, जिससे बेगिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स मज़ीद इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल लेना चाहिए वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में, ये सिर्फ चर्च या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। 1601 में इस मकसद के लिए उन्होंने एलिजाबेथन पोर लॉ पास किया, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, एबल बॉडीड, इम्पोर्टेंट और डिपेंडेंट चिल्ड्रन वगैरह, ठीक है। ये हमने 3 कैटेगरीज इसमें देखी। इस लॉ का मकसद ये था कि स्टेट जो है वो खुद वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1834 में जो है वो न्यू पोर लॉ, इसमें अमेंडमेंट की गई और न्यू पोर लॉ बना। 1869 में लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बनाई गई, जिसमें फैमिलीज़ को उनकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक जो है हेल्प प्रोवाइड की जाने लगी। 1884 में टॉइनबी हॉल और सेटलमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये टॉइनबी हॉल ईस्ट लंदन कैंट पे बनाया गया और सेटलमेंट मूवमेंट में ओवरऑल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता था। जो वेल एजुकेटेड और प्रिविलेज्ड लोग थे उन्होंने टॉइनबी हॉल जाके रहना शुरू किया और जो नियर बाय कम्युनिटीज़ थी वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, हल करने की कोशिश की, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी ताकि उनके हालात बेहतर हो सकें। 1942 में बिवरेज रिपोर्ट आई, ठीक है, जिसमें उन्होंने 5 मेजर सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को एक कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडल टू ग्रेव का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। फिर 1945 से 1948 में वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें हमने NHS में पढ़ा, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पर हर एक इंसान के लिए जो है वो मेडिकल फ्री कर दिया गया। उसके बाद 1968 में सिबोहम रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल सर्विसेज जो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में लेके आना चाहिए और लोकल अथॉरिटी सोशल सर्विसेज एक्ट के तहत इस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई, ठीक है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।